हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है नॉन होमोजीनियस एंड होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। एज यू नो दैट द लीनियर इक्वेशन ऑफ थ्री वेरिएबल इज रिटन एज a1x plus b1y plus c1z is equal to d1. This is the first equation. a2x plus b2y plus c2z is equal to d2 and a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. ध्यान से देखो, यहाँ भी हमने लीनियर इक्वेशन लिखा, यहाँ भी एक लीनियर इक्वेशन लिखा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दोनों कर सकते हैं। तुम देखो एक चीज, यहाँ पे जो कांस्टेंट d1 d2 d3 है, जबकि यहाँ ऑलरेडी जीरो मेंशन किया गया है। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है? देखो, जब ऑलरेडी तीनों में कांस्टेंट जीरो होंगे उस केस में इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहोगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जबकि यहाँ d1 d2 d3 मेंशन है, इट इज सेड टू बी नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आप इसको कहोगे। अब हम पढ़ते हैं क्या कि कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशंस इन थ्री अननोन्स। देखो बेटा, इसमें यह पढ़ाना है कि किस कंडीशन पे ये जो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन यूनिक होंगे या नो सॉल्यूशन देंगे या इनफाइनाइट सॉल्यूशन देंगे। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले हम नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे, देन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में स्टडी करेंगे। आइए बारी बारी देखते हैं। जो देखते हैं कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ अ नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ थ्री लीनियर इक्वेशन इन थ्री अननोन्स। देखो बच्चों, तीन केसेस यहाँ बनते हैं। पहला, if d not equal to 0 then the given system is consistent and independent and has a unique solution given by। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि for non homogeneous system of linear equation के लिए जो सॉल्यूशन होते हैं बाय क्रैमर रूल के द्वारा हम करते हैं x equal to d1 by d, y equal to d2 by d and z equal to d3 by d। अगर यहाँ पर d not equal to 0 है, it means that d1 by d एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, कोई ना कोई रियल नंबर देगा। d2 by d भी एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और d3 by d का यूनिक सॉल्यूशन होगा। उस केस में हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसे कहोगे कंसिस्टेंट, और जो हमारा सॉल्यूशन आता है यानी x y z की वैल्यू होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट मतलब ये होगा कि वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, अर्थात x की जो वैल्यू होगी y के वैल्यू पे कोई असर नहीं डालेगा, y की जो वैल्यू होगी x और z की वैल्यू पे कोई असर नहीं डालेगा। यानी x y z की वैल्यू इंडिविजुअल होती है, अपनी पर्सनल वैल्यू होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो उस केस में आपने याद रखिएगा, जब d नॉट इक्वल टू 0 होगा उस केस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या कहोगे? कंसिस्टेंट कहोगे, और जो रिजल्ट आता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक। दूसरा केस, अगर d 0 हो गया, अगर देखो बेटा, अगर यही सोचो अगर d 0 हो गया तो नॉट डिफाइन होगा या इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। मतलब ऐसे ही लग रहा है कि सॉल्यूशन या तो होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। भाई देखो, d अगर 0 है दो केसेस बनेंगे, या तो नो सॉल्यूशन होगा या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। लेकिन इस नो सॉल्यूशन में कुछ टर्म एंड कंडीशंस है। देखो क्या, इफ d इक्वल टू 0 और साथ ही साथ d1 d2 d3 में से कम कोई एक वैल्यू जो होगी नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे मान लो d2 की वैल्यू 0 है, d3 की वैल्यू 0 लेकिन d1 0 नहीं है, तो उस केस में d 0 है और मान लो d1 0 है लेकिन d2 d3 0 नहीं है। कोई एक जो है, कम से कम कोई एक जो होगा नॉन जीरो हो, d1 d2 d3 की वैल्यू कोई एक क्या हो, नॉन जीरो, जीरो ना हो, उस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कहोगे इनकंसिस्टेंट, और उस केस में आपका जो सॉल्यूशन कहलाएगा नो सॉल्यूशन, अर्थात इसका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगा, ये नो सॉल्यूशन देता है। तो बेटा याद रखना, नो सॉल्यूशन कब मिलेगा? जब d इक्वल टू 0 हो और साथ ही साथ एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 एंड d3 इज नॉन जीरो हो। ठीक है ना। अब आते हैं तीसरा केस। देखो तीसरा केस क्या है, अगर इफ d1 d1 d2 d3 अर्थात ये चारों वैल्यू जीरो की इक्वल हो, उस केस में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगे या तो मे नॉट बी कंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट हो भी सकते हैं और कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। देखो कंसिस्टेंट मतलब क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन देना। ठीक है ना। तो कंसिस्टेंट होगा या नहीं होगा? अगर बाय द वे अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है उस केस में इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और जो सॉल्यूशन सेट आएगा अर्थात एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आएगी वो डिपेंडेंट होगा, मतलब x की वैल्यू y पे निर्भर करेगा, z पे भी निर्भर करेगा, y की वैल्यू x और z पे निर्भर करेगा। बेटा इसका क्या मतलब है? जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे ना पूरी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, फिलहाल अभी तक इतना जानो कि अगर आपके पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो तीन केसेस अराइजेस होती है। पहला केस, जब d नॉट इक्वल टू 0 हो तो यूनिक सॉल्यूशन होगा,
जब d इक्वल टू 0 हो और एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 d3 कोई एक वैल्यू क्या हो नॉन जीरो हो, कम से कम एक वैल्यू नॉन जीरो हो, उस केस में नो सोल्यूशन मिलेगा। अगर d बराबर d1 बराबर d2 बराबर d3 इक्वल टू 0 चारों जीरो के बराबर हो जाए तो उस केस में जो आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगे वो क्या होंगे, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, वो भी कब, जब आपका सिस्टम क्या हो, कंसिस्टेंट हो। ठीक है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तब पहले हम इससे रिलेटेड ना एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, तभी आप इस चीज को समझ पाओगे। आइए देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर कंसिस्टेंट एंड इफ कंसिस्टेंट देन सॉल्व इट। देखो बेटा, कंसिस्टेंट का क्या कंडीशन होता है, मैंने बताया था कि अगर कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन चाहे 3 वेरिएबल हो चाहे 2 वेरिएबल हो, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट होने के लिए क्या कंडीशन है। देखो, इनकंसिस्टेंट तभी होगा जब d इक्वल टू 0 हो और एटलीस्ट वन ऑफ देम d1 नॉट इक्वल टू 0 या d2 नॉट इक्वल टू 0 या d3 नॉट इक्वल टू 0 हो। मतलब ये है, इनकंसिस्टेंट होने के लिए d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तथा d1 d2 d3 कोई एक वैल्यू क्या हो, नॉन जीरो होना चाहिए। देखते हैं। देखो बेटा, मैंने पहले ही सॉल्व कर दिया। देखो d कैसे निकालते आपको पता है। देखो d पहले है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है, तो यहाँ d कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ 3 6 1 2 लेते हैं, इसकी वैल्यू 6 0 आएगी, देख लो। फर्दर हम d1 निकालते हैं। देखो d1 कैसे निकालते हैं, इसका जो फर्स्ट कॉलम है रिप्लेस करो 5 11 से, तो आएगा 10 - 11 इट इज -1, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो बेटा अगर 0 के इक्वल नहीं है तो फर्दर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर ये 0 है तो हम d2 चेक करते हैं। तो d2 अगर नॉन जीरो आएगा तो उस मतलब या तो d1 नॉन जीरो वैल्यू दे या तो d2 नॉन जीरो वैल्यू दे। तो हम यहाँ देख रहे हैं d 0 है और d1 नॉन जीरो वैल्यू है, अर्थात d इक्वल टू 0 और d1 नॉट इक्वल टू 0 एंड d2 हमने निकाला था, लेकिन यहाँ d2 का कोई रोल नहीं है। अगर तुरंत d1 मिल जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको d2 निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इफ d इक्वल टू 0 एंड d1 नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो क्या कहलाता है, इनकंसिस्टेंट कहलाता है। तो ध्यान दो, मैंने इनकंसिस्टेंट बताया था, लेकिन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल की बताया था ना। तो जैसे 3 वेरिएबल में होता है वैसे 2 वेरिएबल की होगा, बस एक टर्म कम हो जाता है d3। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये क्या देगा, ये नो सोल्यूशन देगा। ठीक है ना, तो उस केस में हम इसका सोल्यूशन नहीं फाइंड कर पाएंगे। इसमें भी एक ही चीज है, एक बार और कहा ना कि अगर ये कंसिस्टेंट होगा तो सॉल्व करिए, लेकिन हमारे लिए क्या है, इनकंसिस्टेंट है, सो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखो यहाँ पे ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बच्चों, ये नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन कहा जाएगा। 3x - y + 2z = 3, 2x + y + 3z = 5, x - 2y - z = 1। सबसे पहले इसका d निकालते हैं। तो बेटा d निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं आपको पता है। ये जो पहला कॉलम है इट इज सेड टू बी कोएफिशिएंट ऑफ x, जो सेकंड कॉलम है कोएफिशिएंट ऑफ y, जो थर्ड कॉलम है कोएफिशिएंट ऑफ z है। अब इसको ओपन करते हैं डिटरमिनेंट की सहायता से, तो हम देख रहे हैं d की वैल्यू 0 होगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, d1 निकालते हैं। वैसे हमको d1 d2 d3 तीनों निकालना है, लेकिन देख रहे हो जो ही हम d1 यूज कर रहे हैं, तो d1 कैसे निकालते हैं, जो तुम्हारा जो पहला कॉलम है ना वो रिप्लेस होता है कांस्टेंट 3.1 से, या 3.1। अब इस डिटरमिनेंट को जब हम ओपन कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू -15 है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो आप क्या देख रहे हो कि d की वैल्यू 0 है एंड d1 नॉट इक्वल टू 0 है। जब d1 नॉट इक्वल टू 0 मिल गया तो d2 d3 निकालने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जब गिवन सिस्टम ऑफ जो इक्वेशन है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। क्या बेटा, इनकंसिस्टेंट। देखो इनकंसिस्टेंट होने के क्या कंडीशन है, d इक्वल टू 0 हो और d1 नॉट इक्वल टू 0 हो, या d इक्वल टू 0 हो d2 नॉट इक्वल टू 0 हो, d इक्वल टू 0 हो d3 नॉट इक्वल टू 0। मतलब एटलीस्ट वन ऑफ देम d1 d2 d3 मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो कोई एक मिल गया ना, d1 नॉट इक्वल टू 0 या d2 नॉट इक्वल टू 0 या d3 नॉट इक्वल टू 0। तो उस केस में हम कहेंगे कि सिंस d इक्वल टू 0 d1 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन क्या है, इज इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और जब इनकंसिस्टेंट होगा तो हम इसका सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। अगर कंसिस्टेंट होता तो हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, किस मेथड से, बाय यूजिंग क्रैमर रूल। अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। बेटा अगला क्वेश्चन लेते हैं, आपका लीनियर इक्वेशन 3 पर कुछ इस तरह से है। आपको चेक करना है कि ये जो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। उसके लिए पहले हम d निकालते हैं, फिर d1 निकालते हैं, फिर d2 निकालते हैं, फिर d3 निकालते हैं। पहले हम ये परफॉर्म कर लें, उसके बाद देखते हैं। आइए देखते हैं बच्चों, हमने d1 d2 d3 निकाला है।
तो अब देखोगे डी की वैल्यू भी 0 आ रही है, D1 की वैल्यू भी 0 आ रही है, D2 की वैल्यू भी 0 आएगा और D3 की वैल्यू भी 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि जो दिया गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है मे बी कंसिस्टेंट एंड नॉट कंसिस्टेंट, मतलब कंसिस्टेंट हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। तो कैसे जानेंगे कंसिस्टेंट है कि नहीं है? तो एक तरीका मैं बता दूं, आप करना क्या, कोई दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। यहाँ सॉल्व कैसे करोगे? देखो आप क्या करो ना कि x आगे के जो दो इक्वेशन है उसको z के रूप में लिखो, मतलब ऐसे लिखो x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस जेड, एक्स प्लस 2y इक्वल टू लिखो 4 माइनस 3z। उसके बाद क्या करो, यहाँ से x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z में निकाल लो और उसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर लो। मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है। तो सिंपल फंडा ये है कि आप एक और दो इक्वेशन को सॉल्व करें, x और y की वैल्यू निकालें इन टर्म्स ऑफ z और बाद में उन दोनों इक्वेशन यानी x और y की वैल्यू जो z के रूप में आया है इस इक्वेशन में रखें। अगर ये तीसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया अर्थात लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया तो हम कहेंगे कि यस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, अदरवाइज इट इज नॉट कंसिस्टेंट। ठीक है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, क्रेमर रूल से सिंप्लीफाई कर रहे थे, तो हमने देखा डी भी 0, D1 भी 0, D2 भी 0, D3 0, उस केस में हम कह देंगे इनकंसिस्टेंट है। अगर D नॉट इक्वल टू 0 है तो देखते हैं ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कह रहा है। ठीक है ना। अगला फेज होगा तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। आइए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम लिख सकते हैं ना कि इट देयरफॉर इट मे आर मे नॉट कंसिस्टेंट। इट जो है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लगाया गया है। आइए चेक करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए पहले अब हम अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए चेक करने के लिए कंसिस्टेंट है कि नहीं है, उसके लिए पहले हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में सॉल्व करेंगे। नाउ वी शैल सॉल्व, ये लिखना पड़ेगा, फर्स्ट टू इक्वेशन किसके लिए सॉल्व करेंगे, x एंड y के लिए। फॉर x एंड y इन टर्म्स ऑफ किस रूप में हम सॉल्व करेंगे बेटा, z के रूप में। और उसके बाद जब x और y की वैल्यू रखेंगे, आज आने के बाद इक्वेशन नंबर 3 में रख करके देखेंगे क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर गया तो हमारा दिया गया जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन वो कंसिस्टेंट है, नहीं सेटिस्फाई करेगा तो क्या कहोगे, इनकंसिस्टेंट। नाउ देखो, अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 1 माइनस जेड, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 4 माइनस 3z। आप कोई मेथड से सॉल्व कर दो, ऐसा नहीं है कि क्रेमर रूल के द्वारा ही सॉल्व करो, क्रेमर रूल थोड़ा आसान पड़ता है। देखो ना, अब इसका डी निकालो, इसका डी देखो अभी ये क्या है, 2 वेरिएबल वाला है, 1 1 1 2, इसकी वैल्यू आएगी 2 माइनस 1 1 आ गया। क्रेमर्स रूल क्या पता है आपको, बाय क्रेमर्स रूल क्या हमने पढ़ा था, x इक्वल टू होता है d1 बाई डी एंड y इक्वल टू होता है d2 बाई डी। चलिए यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। देखो x की वैल्यू होगी d1 क्या है बेटा, अभी निकाले थे z माइनस 2 और d क्या था आपका 1 था, ओवरा z माइनस 2 होगा। y क्या होगा d2 बाई डी, d2 आपका क्या था माइनस 2z प्लस 3 और पान 1 इट गिव्स माइनस 2z प्लस 3। ठीक, एक्स वाई हो गया। अब मान लो बेटा, अब यहीं पे कॉन्सेप्ट है, मान लो z को एक k मान लो, k के बराबर, जहाँ k क्या है, एनी रियल नंबर है। ठीक है। तो इस केस में अब हमारा जो सोल्यूशन x होगा वह चेंज हो जाएगा k माइनस 2 और y जो होगा वो चेंज हो जाएगा माइनस 2k प्लस 3। थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। देखो अब करना क्या है, जब d इक्वल टू 0, d1 इक्वल टू 0, d2 इक्वल टू 0, d3 इक्वल टू 0, जब तीनों 0 हो जाता है तो हम कहते हैं कि जो हमारा दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है मे बी कंसिस्टेंट और नॉट, मतलब कंसिस्टेंट हो भी सकता है और नहीं भी। अब इसी के लिए चेक कर रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कंसिस्टेंट में दो ही केस होता है, या तो यूनिक सोल्यूशन होता है या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा। तो यहाँ तो यूनिक तो होगा नहीं, अगर कंसिस्टेंट होगा तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा और नहीं होगा तो नो सोल्यूशन होगा। तो इसी के लिए चेक कर रहे हैं कि क्या इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सोल्यूशन इनफाइनाइट है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं कि अब जब d इक्वल टू 0, d1, d2, d3 ये सब चारों 0 हो जाते हैं तो उस केस में कोई दो इक्वेशन को x और y मान लो कि आगे के दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं इन टर्म्स ऑफ x एंड y z के रूप में। ठीक, क्रेमर के रूल द्वारा निकाल दिया, जहाँ x की वैल्यू ये आया था, y की वैल्यू ये आया था, तो हम उस केस में z बराबर k रख देते हैं, तो अब हमारा x और y चेंज हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे।
अगर इस थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया तो हम कहेंगे कि दिया गया सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। क्या है, कंसिस्टेंट है। अगर नहीं सेटिस्फाई करेगा तो इनकंसिस्टेंट है। तो नाउ अब हम करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं थर्ड इक्वेशन को। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, कौन सा है, ये x एंड y इन इक्वेशन नंबर 3 बेटा रखते हैं। देखो जहाँ x जगह पे क्या रखोगे k माइनस 2, y जगह क्या रखोगे -2 k प्लस 3, z जगह पे रखना ही है। तो देखो क्या होगा, k माइनस 2 x जगह पे प्लस 3 इंटू y जब पुट करोगे -2 k प्लस 3 और प्लस 5, z जगह पे k रखना है। देखो 7 = 7 हो जाना चाहिए। देखो k माइनस 2 ब्रैकेट ओपन कर दो, -6k और प्लस 9 और प्लस 5k = 7। अब देखो बेटा k, देखो -2 और प्लस 9 ये 7 होता है, k और -6k -5k होता है और प्लस 5k होता है = 7। देखो 7 बराबर 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर 7 बराबर 7 आ गया तो हम कहेंगे 10, हम क्या देख रहे हैं कि अगर सेटिस्फाई कर गया तो हम कहेंगे 10 द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन वेयर x = 10 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या है, जहाँ x = क्या है k माइनस 2, y = है -2k प्लस 3 और z बराबर k है। और देखो बेटा जब आप पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि इसके सॉल्यूशन डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। तो देखो ये क्या है, डिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि z की वैल्यू अगर मान लो अगर 2 होगी, ये अगर 2 होगा तो इन सब की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर 1 होगा तो फिर चेंज हो जाएगी। तो क्या है, ये सॉल्यूशन क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है ना। और कैसा सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। और सिस्टम क्या कहला जाता है, कंसिस्टेंट कहला सकता है, ठीक है। दस सिस्टम क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट है, ठीक है। अब दोनों बातें जानो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी होगा और सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट CONSISTENT, ठीक है। तो प्रोसीजर समझ लो बेटा, बहुत ही आसान प्रोसीजर है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कभी भी लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल दे दे और कहे कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो देखो प्रॉब्लम तब होती है जब d बराबर 0 हो, d1 d2 d3 तीनों में चारों 0 हो जाए। उस केस में आप क्या करना, आगे के 2 इक्वेशन को सॉल्व करना इन टर्म्स ऑफ z, माने x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ z निकालना। फिर क्या करना, x और y की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 3 में रख देना। अगर इसको सेटिस्फाई कर गया तो कहोगे यस द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और उस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या देता है, कंसिस्टेंट देता है, ठीक है ना। और ये सॉल्यूशन सेट कैसे होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट। तुम देखो डिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि अगर मान लो अगर हम k का मान अगर हम 4 रखते हैं तो x और y चेंज हो जाएगा, और k का मान अगर 3 रखते हैं तो भी x और y बदल जा रहा है। इससे पहले हमारा इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे मान लो अगर x का मान 2 आता, y का मान 4 आता, z का मान 6 आता, ये बताओ इसमें कोई ऐसा वेरिएबल है जिसको रखने पे x y चेंज हो, नहीं ना। यहाँ के कांस्टेंट रूप पे आंसर हमारा आ ही नहीं रहा, जबकि यहाँ कांस्टेंट रूप पे। यही अंतर होता है डिपेंडेंट सॉल्यूशन और इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। आई होप बच्चों समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड थोड़ा सा आप अपने तरह से क्वेश्चन लगाइएगा। बस ये चेक करना है कि कैसे हम जानेंगे कोई सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।